गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल अपने पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन और उनके केस में जो साइंटिस्ट योगदान दिए थे, जिन्होंने रोल निभाया था, उनके केस में बात करे थे। और लास्ट टाइम अपने पास ये न्यूलैंड का ऑक्टेंट रूल था, उसके केस में आपने ऐसे इंडेक्स बनाई होगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ने। अब मैंने इसके लास्ट में इसका डार्बैक भी बताया था। इसकी जो कमियां थी ये यही थी कि ये कैल्शियम के आगे नहीं बढ़ पाया, बस ये कैल्शियम तक ही सीमित रहा। कैल्शियम के आगे आपको पता है कौन आ जाता है, स्कैंडियम आ जाता है। बट आप जानते हो वो स्कैंडियम एल्युमिनियम के नीचे भी नहीं आता, यानी कि यहाँ पे 3D आ जाता है, इसलिए आगे जाकर फेल हो गया। इसके आगे थोड़ा सा देमेत्री मेंडलीफ ने लोथर में ये दिया था, एक स्वतंत्र वक्र दिया था। ये भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हार्ड था, ये भी। जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था इसका, इस मेंडलीफ बाबा का इम्पोर्टेंट रोल था। मेंडलीफ बाबा का इम्पोर्टेंट रोल इसलिए था क्योंकि आपको पता है जो पीरियोडिक टेबल होती है वो मेंडलीफ की बहुत बड़ा रोल है इसका, यानी कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब ध्यान दो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं मैं उनको इंग्लिश में कौन सा मैटर लिखना है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन मैं दोनों लैंग्वेज में कर रहा हूँ। और हिंदी मीडियम वालों को कहाँ लिखना है, कितनी चीज़ लिखनी है, या तो मैं अंडरलाइन करूँगा या मैं आपको बोल के वैसे लिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी अगर लैंग्वेज का कोई इशू हो तो आप बता देना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को जो लिखना है मैं वैसे ही आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि आपको नोट्स क्या लिखने हैं। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से समझ सकते हो ताकि आपको जो मैटर मिलेगा वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले तो इसको साथ साथ, ये मान लो आपकी बुक ही है, ठीक है, तो आप इसको समझते रहो, पढ़ते रहो, और कौन सी चीज़ आपको बुक में लिखनी है, नोट्स में लिखनी है, वो आप लिखते चलोगे, ठीक है। तो आज अपन मेंडलीफ की आवर्त सारणी यानी कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या थी। अच्छा, आपको मैं बता दूं, सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय है वो मेंडलीफ को जाता है। अगर आपको कोई पूछे तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय जो है वो किसको जाएगा, मेंडलीफ को जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसने निभाया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि अब ये क्या बोलना चाहता है, इसने क्यों पीरियोडिक टेबल पे विजेता हासिल की, क्यों पीरियोडिक टेबल के ऊपर इतने सारे इतने लॉन्ग टाइम तक इसने पीरियोडिक टेबल को अपने बस में रखा और उनको हर एलिमेंट्स को प्रॉपर उनको प्लेस यानी कि प्रॉपर स्थान दिया। बाद में थोड़ी बहुत जो इसके सामने दिक्कतें आई वो कुछ अलग थी, बट इसने बहुत हद तक मेहनत की। और इसका सबसे, देखो ये इन सबसे आगे क्यों निकल गया, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ देखी, क्योंकि उनके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एटॉमिक मास रखा। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब उन्होंने एलिमेंट को रखा, यानी कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों में, तो इसने पाया कि एक निश्चित क्रम में तत्वों में उनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि एक निश्चित ऑर्डर यानी कि फिक्स ऑर्डर के बाद वो वहाँ पे रिपीट होते हैं। और उनके, अच्छा, ये जो है ये बोल रहा कि उन्होंने ही इसे आधार मानकर एक आवर्त नियम दिया। अच्छा, जो आवर्त नियम है, पूछा जाए मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है तो ध्यान रखना, ये जो डार्क लाइन है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वही उसका आवर्त नियम है। कौन सा? तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये भी आवर्ती फलन, ये पेरियोडिसिटी क्या होती है। आवर्ती फलन यानी कि पेरियोडिसिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अभी इसने बताया ना स्टक ने कि सारे गामा पा, यानी कि एक लिथियम के बाद आपका जो सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम, एक निश्चित क्रम में आवर्ती, यानी कि इनके भौतिक गुणों की आवर्ती की बात करते हैं, रासायनिक गुणों की आवर्ती की बात करते हैं। अब ये हर चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगी आगे जाके इसने क्या किया, ठीक है। आगे इस मेंडलीफ ने ये भी बताया कि जो आपका मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को क्षैतिज पंक्तियां, यानी कि क्षैतिज का मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया, यानी कि कॉलम रो। उन्होंने ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग, यानी कि जो कॉलम रो है उसको इसने वर्ग ग्रुप बोला, और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उसने इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस को इसने पेरियड्स बोला। अब इस सारणी में सबसे इंपॉर्टेंट, इसने कितने, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में 8 वर्ग्स, यानी कि इसने 8, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप है। अब 8 ग्रुप में भी इसने क्या किया, जो फर्स्ट 7 ग्रुप थे, यानी कि शुरू के जो 7 ग्रुप थे उसको इसने 2 उपवर्गों में, यानी कि सब ग्रुप में और डिवाइड कर दिया। यानी कि फर्स्ट को ये 2 ग्रुप में डिवाइड करेगा, ए एंड बी,
ऐसे सेकंड को दो ग्रुप में डिवाइड करेगा, ए एंड बी। यानी कि इसने क्या किया, इसके टोटल जो ग्रुप थे, टोटल ग्रुप तो कितने थे इसके, 8 थे, लेकिन ये जो शुरू के 7 ग्रुप थे उसको इसने क्या किया, जैसे कि मान लो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट को इसने क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। यानी कैसे, फर्स्ट ए और इसको भी बांट दिया, इसने क्या कर दिया, फर्स्ट बी। ठीक है, इसी प्रकार से इसने 7 तक, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, इस प्रकार से स्टार्टिंग के जो 7 ग्रुप थे, 7 ग्रुप थे, उनको सब ग्रुप में बांटा, ए एंड बी में, और जो लास्ट वाला 8 था उसको 3 ग्रुप में बांट दिया, है ना। तो आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7 × 2 14, यानी कि ये 7 दूनी 14, यहाँ से 1 का 2 करा ना इसने, तो यह 14 ग्रुप तो आज के प्रेजेंट टाइम के हैं। और जो इसका 8वां ग्रुप था उसको इसने 3 भागों में बांटा। यानी देखा जाए तो आज के अकॉर्डिंग इसके कितने ग्रुप हैं, 17 ग्रुप हैं। आज के अकॉर्डिंग कितने ग्रुप हैं, 17 17, अच्छा 18 हैं। आज वर्तमान में और सारणी में कितने वर्ग हैं, 18 हैं। कौन सा वर्ग नहीं था, मेंडलीव के टाइम अक्रिय गैसों की यानी कि नोबल गैसों की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब जब इनकी डिस्कवरी हुई तो उनको इसी आवर्त सारणी के लास्ट में रख दिया, जिसको शून्य वर्ग भी रखा, शून्य मतलब 0 ग्रुप के नाम से जानते हैं, नोबल गैस, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, 18वां वर्ग, ये सब इन्हीं का नाम है, जैसे कि आपको पहले बता रखा है। लेकिन मेंडलीव के टाइम में नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी। तो अब देखो मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये 17 ग्रुप है, इसलिए तो आपको पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करा दी मैंने। ठीक है, तो मैंने कहा कि जैसे कि क्या करेगा, इन वर्ग को क्या करेगा, ये उपवर्ग में बांट देगा, ए बी में विभाजित कर देगा। और उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, ये वाली बात आपको याद हो गई है। बाद में उन्होंने एक नया शून्य वर्ग बनाकर सारणी में उनको दर्शा दिया। आवर्त सारणी में आवर्त 6 बनाए, जिन्हें पुनः श्रेणी में बांट दिया गया था। मेंडलीव अपने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में सारणी में व्यवस्थित किया। जैसे मैं भी बता रहा हूँ कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई, उसमें जो प्रत्येक एवरी एलिमेंट था उसको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो आपका इनका जो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान दो, ये एटॉमिक मास जो होता है ना, यानी कि अगर आप किसी भी परमाणु का द्रव्यमान यानी कि ए की बात करते हो तो उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसका एटॉमिक मास होता है। क्या होता है, उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उसका एटॉमिक मास होता है। तो यानी कि एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक और इस द्रव्यमान में फर्क है ना। हाँ, इस बात का ध्यान देना। फिर इसके सामने कुछ दिक्कतें भी आई। ये इस मेंडलीव बाबा की शक्ल है, इसके सामने दिक्कत क्या आई, इसने यानी कि ये एक इतने सारे एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में रखा, तो इसके पास एटॉमिक मास के केस में कुछ प्रॉब्लम्स आई। यानी कि एटॉमिक मास के क्रम को इसको तोड़ना पड़ा, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा था उसको पहले, कम वाले को बाद में, वरना नियम क्या था, पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था इसको, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखना था। बट कई जगह इसको क्रम तोड़ना पड़ा, क्योंकि जो वो वहाँ पे जो पुनरावृत्ति हो रही थी यहाँ पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के। देखो भौतिक रासायनिक गुणधर्म आप सोच रहे हो ये बार बार क्या आ रहे हैं तत्वों के, अरे जैसे कि तत्वों के मान लो कि उनके रंग हैं, यानी कि उनकी घनत्व है, उनकी स्ट्रक्चर है, उनके रासायनिक गुणधर्म है, अम्ल बनाने की प्रवृत्ति है, क्षार बनाने की प्रवृत्ति है। अभी धीरे धीरे इसलिए तो ये टॉपिक उठाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये मेंडलीव बाबा आया। अब इसने क्या किया, जैसे मैंने अभी बताया कि उन्होंने इस गुणधर्म को यानी कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों वाले एक ही वर्ग में आए ताकि आवर्तीता बरकरार रहे। ये चाहता था कि चलो कोई मान लो थोड़ा बहुत डिसऑर्डर हो रहा है एटॉमिक मास में, बट मतलब सेम नेचर के जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही ग्रुप में आ जाएं तो बेटर रहेगा, ताकि उनकी स्टडी अच्छी हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। इसलिए उन्हें कई परमाणु क्रम भी तोड़ना पड़ा। अभी तोड़ना पड़ा बट रखा, लेकिन शायद इसके दोष हो सकते हैं, ड्रॉबैक हो सकते हैं। जैसे ये कहना चाहता है कि जो आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है, आयोडीन का परमाणु भार कितना होता है, आयोडीन का परमाणु भार ये बता रहा है, आयोडीन का परमाणु भार होता है 126.9 126
0.9। इसे टेलुरियम का परमाणु क्रमांक जो कि 127.6 ही होता है, जबकि आपको पता है टेलुरियम 52 है और आयोडीन 53 है, यानी कि आपको टेलुरियम और आयोडीन में इतना फर्क है। लेकिन जिसको ज़्यादा कम है, ये देखो टेलुरियम का 127.6 ज़्यादा है, परमाणु क्रमांक कम है, 52 ही है, 52 ही है। जबकि आयोडीन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है, 53 है, लेकिन फिर भी इसका एटॉमिक मास कम है। तो ये कई जगह क्या हुआ कि थोड़ा सा डिसऑर्डर हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके गुणों में वर्ग जो सेवन के तत्वों से समानता पाई गई, इसलिए उन्होंने आवर्त सारणी के कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़े। क्या करे, क्योंकि रिक्त स्थान छोड़ दिया। जब कुछ तत्वों की खोज ही नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाला तत्व के गुणधर्म ऐसे होंगे, वो यहाँ रखा जाएगा। पता कितना महान वैज्ञानिक था ये, ठीक है। तो रिक्त स्थान छोड़ दिए, खाली स्थान छोड़ दिए, उनके गुणधर्मों के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी इसने मतलब इसने फ्यूचर प्लान कर दिया था उनका। उन्होंने एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन के रिक्त स्थान छोड़ दिया, यानी कि ये बोरॉन एल्युमिनियम सिलिकॉन की खोज नहीं हुई तो उसने एका लगा दिया, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया। गुणों को अनुमान लगाया जो कि बाद में सही सिद्ध हुआ। इसने जो प्रॉपर्टीज की थी और उससे भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी भी बाद में जाके सही हो गई कि इनका क्या एटॉमिक वेट होगा, क्या कैसी इनकी प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ इनका सही सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया था बाद में। इन्होंने बाद में क्रमशः स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम कहा। इस सारणी का निर्माण तत्वों के वर्गीकरण एवं अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा उपयोगी रहा, यानी कि ये आवर्त सारणी के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा, है ना। अब देखो, पहले अपन जो इसकी आवर्त सारणी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या थी इस मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसको भी आप समझ लो। मेंडलीव की आवर्त सारणी, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टोटल वर्ग कितने थे इसके, 8 ग्रुप थे इसके। जैसे कि ये ग्रुप्स हैं ऊपर की ओर, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके ये 8 इसके ग्रुप हैं, ठीक है। और इसके 8 ग्रुप हैं। अब देखो ये सब क्या, ये ऊपर तो इसके ऑक्साइड हाइड्राइड की बात कर रहा है कि ये ऑक्साइड बनाते हैं, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये आपको बाद में समझेंगे। देखो इसके ये पीरियड कितने हैं, ये 6 पीरियड ले रहा है, और ये जो इसके ग्रुप है। अच्छा, अब इसकी ग्रुपिंग कैसे हुई, जैसे मैंने भी बताया कि इसने जो स्टार्टिंग के 7 ग्रुप थे उसको इसने सब ग्रुप में बांटा। जैसे कि ये फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, फर्स्ट के कितने भाग बना दिए, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। ऐसे इसने सेकंड को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, सेकंड ए एंड सेकंड बी, थर्ड ए एंड थर्ड बी। इसलिए इसने 7 तक एक ग्रुप को 2 भागों में बांटा। तो यहाँ आज की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये 7 दूना कितना हो गए, 14, यानी कि 14 तो ये हो गए। और जो 8वां है, 8वां जो है उसको आज की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसने 3 भागों में बांट दिया। देखो आयरन की अलग लाइन है, कोबाल्ट की अलग लाइन है और निकल की अलग लाइन है, हमारे हिसाब से, ठीक है, हमारे हिसाब से 8, 9 और 10। आज के ज़माने में ये 8वां, 9वां और 10वें वर्ग के नाम से जाना जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब पंगा क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कंपैरिजन में करवा दूं आपको, तभी तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल अपने को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने को तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए तो मैं इसको पहले एंटर नहीं कराया आपकी लाइफ में। क्यों, क्योंकि अब करना क्या है आपको, वो जो जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद है, आज की आधुनिक आवर्त सारणी याद है, जो आपको याद करा रखी है, तो अब इसको बनाने में बताओ कहाँ दिक्कत आएगी, जबकि इसको बनाना नहीं है, इसकी तो बस प्रॉपर्टी का अध्ययन करना है कि इसने क्या किया था क्या नहीं किया था। पर आज हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक हिस्ट्री है, इतिहास पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को बनाने में किस किस का योगदान रहा था। जैसे कि कल भी अपन ने डोबेराइन पढ़ा, स्टक पढ़ा, ये आज मेंडलीव पढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ स्टडी पढ़ रहे हैं कि इस जो आज आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो उसकी स्टडी कैसे हुई होगी और वो कैसे बनी थी और उसको कैसे लर्न करना है, बस ये सभी अपन इसको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब आपके सामने मैं बता दूं, जैसे कि आपकी जो आपने पीरियोडिक टेबल बनाई है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट ए लिखा है वो आपने लिखा है पहले ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप को लिखा है, जिसको अपन क्षारीय धातु एल्काइलिक मेटल बोलते हैं। और जो आपने सेकंड बी लिखा है, सेकंड
बी ये वाला और ये सेकंड ए, ठीक है। ये फर्स्ट बी, आपने शायद जो फर्स्ट बी लिखा था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 11वां वर्ग था, 11 ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? 11 ग्रुप था। याद करो आपने कॉपर के ऊपर आपने फर्स्ट बी लिखा है और जिंक के ऊपर आपने सेकंड बी लिखा है, ठीक है। आपने ए कहाँ से कहाँ तक डाला था? फर्स्ट ए डाला था पहले वर्ग में, सेकंड ए डाला था सेकंड वर्ग में, और फिर आपने थर्ड ए जो डाला था ना वो बोरोन के ऊपर डाला था। याद करो, देख लो, मैं दिखा दूंगा और सामने कहाँ डाला था? बोरोन के ऊपर। और फिर आपका फोर्थ ए कार्बन के ऊपर, फिफ्थ ए नाइट्रोजन के ऊपर, और सिक्स ए ऑक्सीजन के ऊपर, और सेवन्थ ए फ्लोरीन के ऊपर डाला था, ठीक है। ये ऐसा क्यों डाला? ये इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों दिया? इसका मानना था कि इनके जो बाह्यतम कोश में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। जैसे कि आपका जो इस मेंडलीव का फर्स्ट ए है उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, मेंडलीव का जो सेकंड ए है उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में 3 है। ऐसे 7 तक इसने 7 तक पहुंचा दिया कि इनकी संयोजकता 7 तक हो सकती है, इनकी बैलेंस 7 तक हो सकती है। बट इसने 8वां क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो 8वां ऑक्टेंट होता है, कंप्लीट होता है, उनकी कोई संयोजकता नहीं होती, देखा जाए तो उनका ऑक्सीकरणांक 0 होता है, इसलिए तो उनको शून्य समूह भी नाम दे दिया गया है आखिरी वाले को, ठीक है। बट मेंडलीव जब ये बनाया तब उसकी खोज नहीं हुई थी, इसलिए तो आज आपको उसकी पीरियोडिक टेबल में हीना, नीना और करीना, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन के यहाँ पे दर्शन नहीं हो रहे होंगे आपको, ठीक है ना, वरना यहाँ पे दर्शन होते हैं उसके, ठीक है। ऐसे ही ये बांटा। और मैंने कहा अभी ये जो इसका 8वां वर्ग था ये ट्रांजिशन सीरीज थी, जैसे कि आपको पता है ये डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, और मैंने कहा कि ये डी ब्लॉक के अंदर 8वां, 9वां और 10वां प्रेजेंट का 8, 9 और 10 ग्रुप के अकॉर्डिंग इनकी स्टडी की जाती है। यानी कि आयरन, रुथेनियम, कोबाल्ट, ये जो मतलब आपने देखा होगा, जो आपने पीरियोडिक टेबल बनाई है उसमें आपने दोनों नाम लिखे हैं, कौन से? मेंडलीव के अकॉर्डिंग भी वर्क डाला है। अच्छा, अब जो टेस्टों में क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से अपन लर्न कर सकते हैं? वो क्वेश्चन इसी प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे मान लो सेकंड बी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, है ना, ऐसा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 16 वर्ग यानी कि 16वें वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं, या जैसे किसी भी एलिमेंट का नाम दे दिया, है ना, या किसी एलिमेंट का सिंबल दे दिया, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या कोई एलिमेंट दे दिया, बताओ ये कौन से ब्लॉक का है, ठीक है। 5-10 एलिमेंट दे दिए, इनको बताओ इनके अलग अलग ग्रुप्स में या ब्लॉक में इसको छांटिए, चूज कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। बट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इतनी हार्ड नहीं हुई, क्यों? क्योंकि अपन ने पहले ही क्या कर रखा है, अपन ने पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद रखा है। शायद अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद नहीं करते तो इसको समझाना मुश्किल हो जाता और उसको याद करना भी मुश्किल हो जाता, जबकि मेरा मानना है कि इसको याद ही नहीं करना, क्योंकि जब अपने को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद हो गई तो ये कोई बड़ी भारी बात ही नहीं है। इस मॉडर्न पीरियोडिक, ये जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, मैं इसमें आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 18 में से 17 वर्ग दिखा रहा हूँ, 17 ग्रुप, और मैं बता दिया कौन सा ग्रुप कहाँ होता है अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। एलिमेंट वही हैं, कोई चेंजेज नहीं है। ये जो नंबर दे रखा है ये इनका एटॉमिक मास है। क्या है ये? इनका एटॉमिक मास है। और एटॉमिक मास यानी कि ये देखो, ये हाइड्रोजन का 1.008 होता है, फिर हीलियम इधर खोज ही नहीं हुई थी, फिर उसके बाद कौन आ गया इसमें? लिथियम 6.9, ऐसे फिर देखो बेरिलियम 9.0, ऐसे 10, 12, आप देख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ऐसे आप सोडियम से आ जाओ, फिर मैग्नीशियम, अल्मोनियम, ये सब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है इनका, ठीक है। फिर ऐसे आप इधर आ जाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट और निकल। बट ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। कोबाल्ट और निकल को जरा गौर से देखो। मेंडलीव क्या बोलता है कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में आपको क्या लगता है, कोबाल्ट का ज़्यादा या निकल का? कोबाल्ट का, और फिर निकल का कम है। यानी कि मेंडलीव यहाँ थोड़ा सा शर्मा गया क्या मतलब? मेंडलीव की आवर्त सारणी की थोड़ी सी कमी निकल गई, दोष हो गया ये। मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या बन गया? ये दोष बन गया भाई लोगों, ठीक है। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष। ऐसे जो एक एग्जाम्पल और दिया था मैंने, याद करो यहाँ पे, ये रहा टेलुरियम और आयोडीन का।
अब टेलुरियम का तो 127.60 है, जबकि आयोडीन का 126.90 है। तो ज़्यादा किसका? टेलुरियम का। कम किसका? आयोडीन का। अकॉर्डिंग टू मेडलिप बढ़ना चाहिए था किसका? आयोडीन का, बट क्या हुआ? कम हुआ। ऐसा इसलिए किया ताकि, अब आपको पता है इसने ऑर्डर तोड़ने की इसकी हिम्मत तो देखो कितनी थी। और आज भी देखो अपन ऐसे ही पढ़ रहे हैं। भले ही इसने अपने आवर्सानी में दोष पैदा कर लिए, बट इसने स्टडी बहुत अच्छी की थी, ठीक है। इसलिए इसको आज भी सलाम करते हैं। और पीरियोडिक टेबल का श्रेय सर्वप्रथम इसी को इसलिए जाता है, ठीक है। इसने बहुत अच्छी कुछ मेहनत की थी। तो इसके कुछ ये कमियां भी थी कि इसने खुद बोल रहा है कि मैं इसको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूँ, और फिर खुद ही अपनी बात से मुँह कर रहा है। तो हम तो इसके दोष ही तो मानेंगे ना इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ने की जरूरत थी, ठीक है। अब इसके बेचारे की जो ये कमियां रह गई वो अब क्या करे, दुनिया बात तो बनाएगी। तो देखो क्या बात बना रही है दुनिया। फिर भी बोल रहा है कि फिर भी इतने सारे तथ्य, मतलब सारणी दी, फिर भी कुछ तथ्य स्पष्ट नहीं कर सका, इसलिए इसकी और सारणी पर लोगों ने अंगुलियां उठाई। अब लोगों का हक अंगुलियां उठाने का। देखो क्या पहला क्या रीजन था, कुछ स्थानों पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं हुआ। जैसे मैंने अभी बताया आपको, कोबाल्ट निकल का एग्जाम्पल दिया और टेलुरियम और आयोडीन का एग्जाम्पल दिया। होना चाहिए था बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन वहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया, घटता हुआ क्रम नजर आया। बाकी आपको पूरी में बढ़ता हुआ क्रम नजर आ रहा था, ठीक है। तो एक तो ये कमी रह गई, यानी कि खुद के नियम का खुद पालन नहीं करा। दूसरा, कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। यानी कि देखा जाए, जैसे समान प्रॉपर्टी देने वाले जो तत्व थे उनको तो अलग अलग वर्ग में रख दिया, ग्रुप में, और जो मतलब भिन्न भिन्न गुण धर्म देते हैं उनको एक ही वर्ग में रख दिया। तो कुछ एक प्रॉब्लम ये भी आ गई, एक हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। हाइड्रोजन को तो बेचारे को आज भी निश्चित फिक्स स्थान नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इसको फर्स्ट वर्ग के सामने भी रख देते हैं, 17 के ऊपर भी रख देते हैं, और इसको पीरियोडिक टेबल के बीच में भी रख देते हैं, कई इसके झंझट को खत्म करके। समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया, बेचारा कहाँ से देता है, जानते ही खाते ही। जैसे समस्थानिक का मतलब, जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपने पढ़ रखा है ना। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। अब बात ये आएगी, ये समस्थानिक को स्थान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया स्थान इसने? क्योंकि अब देखो, इस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, इसका 13 हो गया, इसका 14 हो गया। फिर आप हमारे हिसाब से तो बेचारा फिर कार्बन को 3 अलग अलग जगह रखे, क्योंकि इसका तो काम ही क्या था, बढ़ते हुए परमाणु भार, यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस हिसाब से तो 3 स्थान थे, फिर कार्बन को ही दे देना चाहिए था। ऐसे ही हाइड्रोजन है, ऐसे ही आपका क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, काफ़ी सारे समस्थानिक होते हैं, आयोडीन है। तो फिर तो मतलब क्या हो जाता, बहुत अनर्थ हो जाता। इसलिए ये इसकी थोड़े से दोष था। लेकिन फिर जो हेनरी मोजले आया, हेनरी मोजले, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसको कैसे मतलब इसने हैंडल की, और कौन सी बहुत अच्छी बात बताई कि ये सारे के सारे दोष ही दूर हो गए। कौन कौन से? ये पहली कमी जो आपको बताई, परमाणु भार का पालन नहीं हुआ, और समस्थानिक का, है ना। ये 2 चीज़ों का ऑटोमेटिक ही क्या निकल गया, दोष सिद्ध हुआ। बहुत अच्छी बात बताई थी, वो बात आपको कल बताऊंगा कौन सी अच्छी बात बताई थी। अब हिंदी मीडियम वाले इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, समझने को इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ गए होंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले जैसे मैंने अभी टिक लगाया, इंपॉर्टेंट चीज़ें उतारेंगे, और फिर मैं इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा इसका जो मटेरियल है कि कौन सा मटेरियल लिखना है आपको, तो वो लिखें। और अगर आप और भी ज़्यादा समझ रहे हो तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।